तो उस कहानी के तहत हम पढ़ाना चाहते हैं। और पूरा जब संविधान ख़त्म होगा ना, तो आपके सामने पूरा संविधान आपके उंगली पर डांस करते हुए प्रतीत होने लगेगा। इस चीज़ की गारंटी हम देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अखंड भारत का हम देख रहे थे डुरंड लाइन जो कि भारत और अफ़गानिस्तान को जोड़ने का काम करती है 1893 में। यह भारत से अलग हो गया। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो कि 1935 में 1935 में भारत शासन अधिनियम जो हुआ था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये म्यांमार अलग हो गया। और भारत का तीसरा टुकड़ा 1947 में पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। पाकिस्तान भारत से अलग हो गया 1947 ईस्वी में। अब थोड़ा सा समझिए ये इस चीज़ को कि पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था। तो पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान था और एक और पश्चिमी पाकिस्तान था। जैसा कि जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ लाइन जो था वो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन जोड़ता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन लाइन जोड़ता है, क्या रेखा जोड़ता है, आप कमेंट करके बतला सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं, जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश को जीरो लाइन अलग करता है। जीरो लाइन अलग करता है। अब अंग्रेज जब भारत आज़ाद हो रहा था, भारत जब आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया। हमारे देसी रियासत जो थे उसको 3 विकल्प दिया। क्या विकल्प दिया भाई, कि जो व्यक्ति को यानी जो स्टेट को भारत में रहना है वो भारत में रह सकता है, पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान में रह सकता है, और यदि स्वतंत्र देश बनाना है तो आप स्वतंत्र देश भी बना सकते हैं। उस वक्त 552 देसी रियासत थे, तो 552 देसी रियासतों को एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। तो उस वक्त जिम्मेदारी दिया गया सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल जी को जिम्मेदारी दिया गया। अब सरदार पटेल जी एक यूनियन बनाए और उस यूनियन में उन्होंने 3 लोगों के साथ उन्होंने काम किया था। पहला नाम आता है सरदार पटेल का ही, दूसरा नाम आता है वीपी मेनन, और तीसरा नाम आता है माउंटबेटन का। तीसरा नाम आता है माउंटबेटन का। इन तीनों ने भारत के सभी राज्य जो थे उसको भारत में विलय करवा दिया। लेकिन 3 राज्य भारत के वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। भारत में नहीं मिलना चाहते थे, और उसका नाम क्या है, तो हैदराबाद है, जूनागढ़ है और जम्मू कश्मीर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद कहाँ पर है, तो मैप में आप देखिएगा हैदराबाद दक्षिण में है। दक्षिण में है। जूनागढ़ आपको गुजरात के पास पड़ेगा। तो गुजरात कहाँ है, पश्चिम में है। और जम्मू कश्मीर आपको मैप में देखेंगे तो ये उत्तर में होगा। उत्तर में होगा जम्मू कश्मीर। अब थोड़ा सा हम इसको इतिहास पलट लेते हैं। हैदराबाद का इतिहास क्या था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हैदराबाद के निज़ाम जो थे हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने वहाँ पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया, क्योंकि हैदराबाद तो मान नहीं रहा था। तो हैदराबाद को मनाने के लिए सेना के रूप में उन्होंने भेजा पुलिस को, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत जो था हैदराबाद को भारत में मिला लिया। भारत में मिला लिया। फिर जूनागढ़ आता है, गुजरात में है। वहाँ मतलब गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल जी ने वहाँ पर जनमत करवा दिया। जनमत का मतलब होती है वोटिंग। आप वहाँ पर रेफरेंडम, ऐसे जनमत को इंग्लिश में रेफरेंडम बोला जाता है, मतलब जनमत करवा देना। मतलब जनमत मतलब क्या हुआ, वोटिंग। आप वहाँ पर वोटिंग करवा दीजिए, जिसका ज़्यादा जनसंख्या जहाँ रहेगा वहाँ पर रहेगा अपना। अब वहाँ पर वोटिंग हुआ तो भाई भारत में रहने वाली जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया। तो भारत में रहने वाली जनसंख्या ज़्यादा हो गया, इसलिए अब तो वोटिंग करवाना, जनमत था तो वहाँ पर जहाँ पर जिसको रहना था वहाँ पर रहेगा। तो क्या हुआ कि जूनागढ़ में जितना भी भारतीय थे, मतलब जो भी थे वो भारत में रहने वाला का परसेंटेज ज़्यादा निकल गया। भारत में रहने वाले का परसेंटेज ज़्यादा निकल गया। तो ऑटोमेटिक है कि जहाँ अब ज़्यादा परसेंटेज है वहाँ पर आपको ये होगा। तो ये सरदार पटेल जी ने रेफरेंडम करवा कर जूनागढ़ को भारत में शामिल करवा दिया।
अब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जनता थी मुस्लिम, क्या जम्मू कश्मीर में जनता मुस्लिम था, लेकिन राजा हिंदू थे। उनका नाम क्या था? हरि सिंह, क्या हरि सिंह नाम था। उन्होंने कहा कि हम न तो भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, क्या हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो उधर से पाकिस्तान क्या, अब ये बात सुना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या कर दिया, आतंकवादी, जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, क्या पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। अब आतंकवाद को पालता, वहाँ पर आतंकवाद घुसपैठ करवा दिया। अब जैसे ही आतंकवाद घुसपैठ करवा दिया तो यहाँ हरि सिंह डर से कांपने लगे। अब कांपते कांपते हरि सिंह फ़ोन किए नेहरू जी के पास। नेहरू जी बोले कि अब हमको बचाइए, अब हमको ये मारेगा। तो मरने से बचने के लिए नेहरू जी के फ़ोन किए और नेहरू जी मैसेज किए क्या, किनको, क्या नाम है उनका नाम क्या है, सरदार पटेल जी को। अब सरदार पटेल जी जाके वहाँ पर जम्मू कश्मीर गए और वहाँ साइन करवाए और भारत में उसे जम्मू कश्मीर को मिला दिया, क्या भारत में जम्मू कश्मीर को मिला दिया। इस तरह से हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन तीनों को भारत में मिला दिया। आगे कहानी कहती है कि कुछ राज्य जो थे, जब भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ राज्य ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम अपने भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। तो बहुत लोग साथ थे, बहुत लोग साथ नहीं थे। तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा, क्या विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा। तो 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य मांग करते हुए एक लोग थे, उनका नाम था पेट्टू श्रीरामुलु, क्या पेट्टू श्रीरामुलु नाम था। वो बेचारा भूख पर बैठ गए। अब 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ जाने के बाद उनका मृत्यु हो गया। अब जब मृत्यु हो गया तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पूरा, जब उनका मृत्यु हो गया तो जनता में विरोध बढ़ गया। तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, क्या उस वक्त प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, क्या भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो बाद में 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1956 में प्रस्तुत किया गया। 7वां संविधान संशोधन हुआ और 7वां संशोधन के वक्त भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इतना ही हम पढ़ाए थे। तो रिवीजन तो ये हम समझा ही दिए। रिवीजन तो मतलब क्या होता है, एकहरी का मतलब होता है कि हम देश के नागरिक हैं, हम राज्य के नागरिक नहीं हैं। जो नागरिकता जो लाया गया है वो किस देश से लाया गया है, क्या नागरिकता जो लाया गया है वह किस देश से लाया गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन, क्या ब्रिटेन से लाया गया है नागरिकता। नागरिकता पर सबसे पहले जो विवरण दिए थे, क्या नागरिकता का जो सबसे पहले विवरण दिए थे वो अरस्तु दिए थे। क्या नागरिकता का जो विवरण दिए थे सबसे पहले अरस्तु साहब ने दिए थे। क्या अरस्तु साहब ने दिए थे। भारत में जो नागरिकता जो है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। क्या भारत की जो नागरिकता है वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। जैसा कि जानते हैं कि भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता को बताता है। क्या ये नागरिकता को बताता है। अब बारी बारी देख लेते हैं कि 5 से 11 जो अनुच्छेद है, जैसा कि अनुच्छेद क्या होता है, तो अनुच्छेद होता है जिसे देखिए संविधान क्या होता है, जहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ होता है। 22 भाग होता है और ये 22 भाग जो होता है कहाँ पर लिखा होता है, तो एक किताब में लिखा होता है। तो वही किताब को क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। और संविधान के अंदर 22 भाग होता है जिसको लेसन बोला जाती हैं। और उस लेसन के अंदर एक टॉपिक लिखा होता है, उसी टॉपिक को क्या बोला जाता है, अनुच्छेद बोला जाता है। ये पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस पहला वीडियो को जाकर देख लें। हम संविधान के व्याख्या किए हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो वॉच कर लें, क्योंकि पहला वीडियो में बहुत चीज़ हम बतला चुके हैं। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहता है अनुच्छेद, अब जैसे भारत के जो नागरिकता है, सबसे पहले ये समझिए
कि भारत की जो नागरिकता है वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। सबसे पहले संशोधन हुआ 1986 में। क्या सबसे पहले जो संशोधन हुआ, पहली बार जो नागरिकता संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1986 में हुआ था। क्या 1986 में हुआ था। अच्छा, नागरिक होने का प्रमाण क्या है? अगर आप भारत के नागरिक हैं, क्या भारत के यदि आप नागरिक हैं तो सबसे पहले भारत ये प्रोवाइड क्या करता है? भारत प्रोवाइड करता है कि आपके पास पैन कार्ड है या नहीं है। क्या पैन कार्ड है या नहीं है? आधार कार्ड है या नहीं है? यदि आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड है तो इसका मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं। क्या इसका मतलब क्या है? कि आप भारत के नागरिक हैं। क्योंकि गैर नागरिक जो होते हैं, यानी गैर नागरिक किसको बोला जाता है? जो भारत के नागरिक नहीं है। क्या भारत के जो नागरिक नहीं है उसको गैर नागरिक बोला जाता है। और गैर नागरिक को पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं दिया जाता है। क्या पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं दिया जाता है। तो ये गैर नागरिक की बात हो गई। अब हम यहाँ से अनुच्छेद जो 5 से 11 है जिसमें नागरिकता है उसको हम बारी बारी से व्याख्या कर देते हैं। क्या उसको हम बारी बारी से व्याख्या कर देते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि जिस वक्त संविधान बना, क्या जिस वक्त संविधान बना उस वक्त हमारे देश में जितने भी लोग थे, क्या उस वक्त हमारे देश में जितने भी लोग थे उन सभी को क्या कर दिया? नागरिकता दे दिया गया। क्या उन सभी को नागरिकता दे दिया गया। अनुच्छेद 5 में ये लिखा हुआ है। क्या अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है? कि जिस वक्त संविधान आया उस वक्त जितने भी भारत में लोग थे, क्या जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को नागरिकता दे दिया गया। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है। अब हम अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 6 की बात जब अनुच्छेद 6 में यदि मतलब जब मेरा संविधान आया, ठीक है, संविधान जब बना तो संविधान बनने के बाद, क्या संविधान बनने के बाद अनुच्छेद 6 ये कहता है कि यदि पाकिस्तान से भारत जब पाकिस्तान से भारत में आए लोग, क्या पाकिस्तान से भारत में जो लोग आ गए, कब? जब संविधान बना तब। क्या संविधान बना तब, यानी संविधान बनने के बाद जब पाकिस्तान से भारत में लोग आए हैं तो उनकी नागरिकता नहीं मानी जाएगी। क्या पाकिस्तान से यदि भारत में आते हैं कब? जब संविधान बन जाता है तब आपको भारत जो है वो कभी आपको नागरिकता नहीं देगा। यानी 6 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं, लेकिन ये कब? संविधान बनने के पहले आए हैं। क्या संविधान बनने के पहले अगर आए हैं पाकिस्तान से तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। क्या तब तो आपकी नागरिकता दे दी जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है। क्या अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है भैया, पाकिस्तान से जो भारत में आए हैं लोग, लेकिन वो संविधान बनने के पहले आए थे। क्या संविधान बनने के पहले अगर आ गए तो उस लोग को भारत का नागरिकता दे दी जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 7 कहता है कि यदि भारत से पाकिस्तान, क्या भारत से पाकिस्तान चले गए थे लोग, जब डिवाइड हुआ था तो भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनको वो फिर जब भारत का संविधान बना तो फिर वो वापस आ गए। क्या फिर वो क्या किए? वो फिर वापस आ गए तो उनको नागरिकता दे दिया गया। क्या उनकी नागरिकता दे दिया गया। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? कि भारत से पाकिस्तान तो चले गए थे, लेकिन भारत से पाकिस्तान जब गए तो जब संविधान बना तो वो लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे वो पुनः हमारे देश वापस आ गए। क्या वो पुनः भारत वापस चले आए। ये जो शब्द लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 7 में। तो उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। यानी भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पुनः वापस आ गए, तो ये शब्द कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ। क्या अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण के लिए, क्या विदेशी भ्रमण के लिए यदि कोई दूसरा देश चले गए हैं आप, क्या विदेशी भ्रमण के लिए यदि आप दूसरा देश चले गए हैं या नौकरी करने के लिए दूसरा देश चले गए हैं, क्या नौकरी करने के लिए दूसरा देश चले गए हैं तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। क्या आपकी नागरिकता भारत की नागरिकता ही रहेगी, आपकी नागरिकता ख़त्म
नहीं होगी। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है कि विदेशी नागरिकता अगर आप लेते हैं, क्या विदेशी नागरिकता यदि आप लेते हैं, क्या विदेशी नागरिकता अगर आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा। क्या भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा। ये लिखा हुआ अनुच्छेद 9 में। क्या अनुच्छेद 9 में ये लिखा हुआ है कि आप यदि विदेशी नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता भारत रद्द कर देगा। क्या आपकी नागरिकता भारत रद्द कर देगा। ये अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हुआ है कि आप नागरिकता जो है आपका तब तक रहेगा। क्या नागरिकता भारत का तब तक रहेगा जब तक कि आप विरोधी कार्य नहीं करते हैं। क्या अगर आप कुछ विरोधी काम करेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। क्या यदि देश के प्रति यदि आप कुछ गंदा सोचते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। ये अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है। क्या अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है कि यदि भारत की नागरिकता तब तक आप बनी रहेगी जब तक आप कोई विरोधी काम नहीं करते हैं। क्या जब तक आप विरोधी काम नहीं करते हैं। अगर आप कोई विरोधी काम करें तो आपको संसद क्या करेगा? आपकी जो नागरिकता है वो ख़त्म कर देगा। क्या आपकी नागरिकता ख़त्म कर देगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ। क्या अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाती है, क्या नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाती है ये कौन बनाती है? ये संसद बनाती है। क्या ये संसद बनाती है। ये कहाँ लिखा हुआ? अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। क्या ये अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। तो ये 5 से 11 अनुच्छेद मैंने कंप्लीट कर दिया। भाग 2 के अंतर्गत आया था। अनुच्छेद 5 से 11 था जो कि नागरिकता के विषय में था। मैंने सारा चीज़ बता दिया कि नागरिकता भाई मूल निवासी को अधिकार मिलता है, इसी अधिकार को नागरिकता बोला जाता है। हम एक भारत में एक हरी नागरिकता है। इसका मतलब होता है कि हम देश के नागरिक हैं भैया, हम राज्य के नागरिक नहीं हैं। भारत में जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से लाया गया है। नागरिकता संबंधी जो विवरण दिया था वो अरस्तु साहब ने दिया था। 1955 के एक्ट पर आधारित है नागरिकता। पहली बार जो संशोधन हुआ 1986 में। पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है नागरिक होने पर, और जो गैर नागरिक है उसको ये सुविधा नहीं दिया जाता है। 5 में लिखा हुआ भैया कि संविधान बनने से, जब संविधान बना तो उस वक्त जितना भी लोग था सभी को नागरिकता दे दिया गया। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता दे दी गई। और अनुच्छेद 7 में है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन पुनः लौट आए तो उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। यह अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ विदेशी भ्रमण के लिए जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं तो अब भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगा। ये अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है। विदेशी नागरिकता अगर ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई विरोधी काम नहीं करते हैं। अगर कोई विरोधी काम करेंगे तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। क्या नागरिकता संबंधी जो है कानून है वो कौन बनाता है? वो संसद बनाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। मैं अगेन एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दिया, मैं टॉपिक को कंप्लीट कर दिया, अच्छा से अंडरस्टैंडिंग भी करवा दिया। अब बताएं कैसा लगा। अगर चैनल को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि संविधान जब ख़त्म होगा तो आपकी अंगुली पर नागिन डांस करवाएंगे संविधान को। क्या संविधान को नागिन डांस करवाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।